उमेश पाल मर्डर केस में एक बार फिर से अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। इस वक्त आधे रास्ते में है और पुलिस का इंतजाम जबरदस्त है। बूंदी जिले के दाबी थाना इलाके में कुछ देर के लिए पुलिस का काफिला रुका। अतीक को गाड़ी से नीचे उतारकर थाने में रखा गया। उस वक्त परेशान नजर आया अतीक अहमद। कहा माफियागिरी तो बहुत पहले ही समाप्त हो गई थी, अब तो सिर्फ रगड़ा जा रहा है। माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। अतीक अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड के वक्त जेल में होने का दिया हवाला। बेटी असद की फरारी से झड़ा पला। कहा बेटा कहां है मुझे नहीं पता। कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड क्या कहना है? उमेश पाल हत्याकांड में क्या कहेंगे? क्या जानू भाई, बेटा कहाँ पर है? काफिले के साथ चल रही वैन की क्लच में अचानक आई दिक्कत। इस वजह से रुकी गाड़ी। राजस्थान के बिछुवाड़ा पुलिस थाने में काफी देर तक अतीक अहमद को रखा गया। आज तक से बोला अतीक अहमद पुलिस की नीयत ठीक नहीं है, करना चाहती है मेरा एनकाउंटर। कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती थी पेशी। दोबारा से ले जा रहे हैं। मारना चाहिए। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और भतीजे उंजिला ने सीजीएम कोर्ट में सरेंडर की अर्जी की। दाखिल परिवार लगातार जता रहा है एनकाउंटर की आशंका। अतीक की बहन और भतीजे की अर्जी पर कोर्ट में धूमनगंज थाने में मांगी गई है रिपोर्ट। अर्जी पर 13 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई। अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों से जुड़े केस में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। राजरूपपुर में बालगृह में बंद हैं अतीक अहमद के दोनों ही बेटे अजम और अबान। रखा है उन्होंने रोजा। सुरक्षा के हैं पूरे इंतजाम। उमेश पाल हत्याकांड में जांच करे पुलिस टीम को मिली अहम जानकारी। अशरफ नहीं चाहता था असद हो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल। अतीक की जिद पर बेटे असद को हत्याकांड में किया गया शामिल। सूत्रों से खबर। अतीक ने कहा उमेश की वजह से ही नींद हराम थी। 18 साल के बाद चैन से सोने का दावा किया। मर्डर के बाद अतीक की पत्नी ने किया था साबरमती जेल में फोन। शाइस्ता ने अतीक से जाहिर की थी नाराजगी। कहा असद को इस मामले में नहीं लाना चाहिए। उमेश पाल की पत्नी जयापाल प्रशासन की कड़ी कार्रवाई से संतुष्ट। कहा मैं चाहती हूं बस जिस तरह से मेरी पति की हत्या करवाई थी उसी तरह इसे भी मारा जाए। उमेश पाल की मां ने हत्याकांड में सभी दोषियों को गिरफ्तारी की मांग की है और कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। सरकार कोर्ट के फैसले का कर रही है पालन। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाना सरकार का मकसद। माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय है, जो भी आदेश है, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में अब अपराधी बचने नहीं पाएंगे। महाराष्ट्र में अब अयोध्या में विवादित ढांचा ढाए जाने को लेकर शिंदे सरकार और उद्धव ठाकरे के बीच में छिड़ा घमासान। उद्धव ने शिंदे सरकार की मंत्री पर गलत जानकारी देने का लगाया आरोप। सीएम का इस्तीफा मांगा। उद्धव ठाकरे ने विवादित ढांचे से जुड़ा हुआ बयान देने वाले बीजेपी मंत्री चंद्रकांत पाटिल को हटाने की मांग की। चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि बाबरी विध्वंस के समय शिवसेना का नेता कोई भी वहां नजदीक नहीं था। मंत्री उदय सामंत ने चंद्रकांत पाटिल को कड़क किया। कहा बाबरी विध्वंस में आडवाणी और अशोक सिंघल के साथ साथ बाल ठाकरे पर भी दर्ज हुआ था मुकदमा। मंत्री उदय सामंत ने कहा चंद्रकांत पाटिल सीनियर नेता है, वो बाबरी विध्वंस में शिवसेना की भूमिका पर बोलने से पहले जानकारी ले लेते तो अच्छा रहता। बयान पर बढ़ता विवाद देखकर मंत्री चंद्रकांत पाटिल बैकफुट पर। कहा मैं अपना बयान स्पष्ट करना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे से करूंगा बात। अमेरिकी दौरे पर है केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वॉशिंगटन में निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी और भारतीय उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल मीटिंग की। अमेरिकी दौरे के दौरान बोले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत में मुसलमानों की स्थिति पाकिस्तान से तो बेहतर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर भारत में मुसलमानों की स्थिति बेहतर न होती तो उनकी आबादी इस कदर नहीं बढ़ती। दुनिया में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में है। निर्मला सीतारमण के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार किया सवाल। मुसलमान कब तक पाकिस्तान से जोड़ा जाएगा उसे। कहा मुसलमान पाकिस्तानी बंधक क्या शुभंकर नहीं। ओवैसी ने निर्मला सीतारमण को विश्वगुरु का वित्त मंत्री बताकर तंज कसा। बोले अगर हिंदू अगर बेहतर जिंदगी मांगेगा तो उसे ये कहकर चुप कराएंगे कि सोमालिया में लोग खस्ता हाल हैं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का भी निर्मला सीतारमण पर पलटवार। कहा अशिक्षा की वजह से बढ़ रही है मुसलमानों की संख्या। खुद के शिक्षित बच्चों के एक एक बच्चा होने का दिया हवाला। हुसैन दलवाई ने कहा कि भारत में मुसलमानों की स्थिति अच्छी है, ये सच है, लेकिन मौजूदा वक्त में डरा हुआ है, ये भी सच है। बहुत बड़ी तकलीफ मुसलमानों को यहाँ हो रही है, ऐसा मैं भी नहीं मानता। यहाँ सुकून से मुसलमान है। कुछ लोग यहाँ गड़बड़ी करते हैं, वो गड़बड़ी करने वालों को कहाँ न कहाँ रोकना चाहिए। ये सरकार रोकती नहीं,
ये सबसे बुरी बात है और इसलिए मुसलमानों को थोड़ा डर लगता है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा का पलटवार का निर्मला सीतारमण को आज तक लिंचिंग पर भी कुछ बोलते सुना नहीं क्या? आज तक तो मैंने उनको लिंचिंग पे बोलते हुए नहीं सुना। विदेश में जाकर के सेमिनार नुमा माहौल में कुछ भी बोल दीजिए। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 189 उम्मीदवारों की सूची, कई दिग्गजों के टिकट कट गए। बीजेपी के घोषित 189 उम्मीदवारों में 32 ओबीसी, 30 एससी और 16 एसटी प्रत्याशी हैं। बीजेपी की पहली सूची में 11 मौजूदा विधायकों का पत्ता कटा, 2 विधायकों की जगह उनके बेटों को बनाया गया उम्मीदवार। बीजेपी की पहली सूची में 52 नए चेहरों को मौका मिला। येदियुरप्पा के बेटे को शिकारीपुरा से उम्मीदवार बनाया गया। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को उम्मीदवारों की सूची में नाम नहीं, पत्ता कटा। नाराजगी की खबरों के बीच में जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाया, 1 बजे मुलाकात। जगदीश शेट्टार पर है टिकट दावेदारी की वापस लेने का दबाव। शेट्टार ने कहा कि क्या मैं चुनाव हार रहा हूं जो दावेदारी वापस लूं? नड्डा से मुलाकात के बाद शेट्टार ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। नड्डा की अगुवाई में हुई मैराथन बैठक, पूर्व सीएम येदियुरप्पा की मीटिंग में शामिल नहीं होने पर उठे सवाल। बीजेपी बोली प्रचार में व्यस्त हैं येदियुरप्पा। सूत्रों से खबर, केंद्रीय नेतृत्व के साथ राज्य इकाई के तालमेल में कमी की वजह से प्रधानमंत्री मोदी नाराज। बेदाग चेहरों को मौका देने के संकेत, पीएम ने लिस्ट में बदलाव के लिए कहा। कांग्रेस का बयान, लिंगायत नेता येदियुरप्पा का बीजेपी कर रही है अपमान। कहा येदियुरप्पा को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रही है बीजेपी के सीनियर नेता ईश्वरप्पा ने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया। चुनाव न लड़ने को लेकर आलाकमान को चिट्ठी लिख दी है। अपने विवादित बयानों पर लोकसभा की सदस्यता गंवाने वाले राहुल गांधी की मुश्किलें पीछा नहीं छोड़ रही। कई और बयानों पर आज राहुल गांधी को कोर्ट का करना होगा सामना। मोदी सरनेम से जुड़े एक और केस में राहुल गांधी का आज पटना में एमपी एमएलए कोर्ट में उनको तलब किया गया है। सुशील मोदी ने दी थी याचिका। राहुल पर हरियाणा में आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताने का भी आरोप है और एक संघ कार्यकर्ता ने हरिद्वार कोर्ट में दर्ज करवाया है केस। आज दर्ज होगा वादी का बयान। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जयपुर में अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे सचिन पायलट का दिल्ली का दौरा। पायलट के अगले कदम पर मीडिया की नजर। आज राजस्थान सरकार की कैबिनेट की बैठक, सुबह 11:30 बजे कैबिनेट बैठक में सीएम अशोक गहलोत रहेंगे। दोपहर 1 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल का सचिन पायलट को खुला ऑफर। कहा सचिन पायलट बनाए अपनी नई पार्टी, मैं करूंगा उनसे गठबंधन। नागौर से सांसद हैं जाट नेता हनुमान बेनीवाल। कहा कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ किसी भी दल के साथ हाथ मिलाने को हूं तैयार। बोले सभी विपक्षी दल साथ हुए तो राजस्थान में उन्हें मिल सकता है 2 करोड़ मत। पीएम मोदी आज राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। वर्चुअल समारोह में वंदे भारत को जयपुर से दिल्ली के लिए करेंगे रवाना। आम आदमी पार्टी ने आज बड़े धमाके का ऐलान किया। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह का दावा, 12 तारीख को 12 बजे होगा देश का सबसे बड़ा खुलासा। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद से दिल्ली से पंजाब तक मना जश्न। अब मिशन 2024 पर केजरीवाल का फोकस। मिशन 2024 के लिए दिल्ली पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। विपक्षी दलों को फिर से एकजुट करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से भी नीतीश की मुलाकात। बीती रात लालू प्रसाद यादव से मिले नीतीश कुमार। मौजूदा सियासत पर चर्चा, भविष्य को लेकर रणनीति बनी। नीतीश के दौरे को लेकर जेडीयू काफी उत्साहित। आरजेडी बोली बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकते हैं नीतीश। लगातार विपक्ष से अलग लाइन ले रहे पवार से मिले उद्धव। मुंबई में घर जाकर मुलाकात की। शरद पवार ने दिया था बयान, सीएम पद छोड़ने से पहले ठाकरे ने नहीं ली थी राय। तमिलनाडु के स्टालिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। आरएसएस के पंथ संचालन को हरी झंडी मिली। फरार अमृतपाल से जुड़े केस में सुनवाई आज। इस बीच में हुआ बड़ा खुलासा। जांच के दौरान अमृतपाल के संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तानी आतंकी समूहों से जुड़े। जांच में यह भी खुलासा, अमृतपाल का पाकिस्तानी ड्रग तस्करों से भी था नाता। पाकिस्तानी ड्रग तस्कर लखबीर सिंह के साथ संपर्क में था अमृतपाल। पंजाब में उग्रवाद को फिर से बढ़ावा देने के लिए अमृतपाल का किया जा रहा था इस्तेमाल। ब्रिटेन स्थित खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खंडा भी शामिल है, वो भी अमृतपाल का हैंडलर। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल के फाइनेंसर दलजीत कलसी का संबंध पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख अवर जावेद बाजवा के बेटे सात बाजवा से। तफ्तीश में पता चला अमृतपाल सिंह आतंकवादी गुरपंतवंत सिंह पन्नू के साथ भी संपर्क में था। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में सांप्रदायिक हिंसा के बाद तनाव बरकरार। मिलने के बाद से हिंसा भड़की थी। बिरनपुर गांव में पसरा सन्नाटा। बीजेपी ने बेमेतरा हिंसा के विरोध में फूका सीएम भूपेश बघेल का पुतला। मंत्री अमरजीत भगत का भी पुतला दहन किया गया। कांग्रेस ने बेमेतरा में भड़के हिंसा का आरोप बीजेपी के सर मढ़ा। माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप बीजेपी पर। भारतीय जनता पार्टी कुंठित हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक घटना घटी
जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। अगरतला में हनुमान मंदिर पहुंचे त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, पूजा अर्चना की। दिल्ली में शीशगंज साहिब गुरुद्वारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टेका माथा, गुरुद्वारा कमेटी ने सम्मानित किया।